वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों। और अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में मराठा साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और इस कम समय में कैसे बेस्ट आउटकम लिया जाए, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उस यूनिट को उठाएं और वहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको सिलेबार तरीके से सॉल्व कर लें। तो इसी स्टाइल के साथ, इसी तकनीक के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जेपीएससी जीएस पेपर 1 के लिए पीटी की, ताकि आपकी तैयारी शानदार हो सके। तो हम लोग देखें मराठा राज, और मराठा राज से जुड़े ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कह सकते हैं कि बिल्कुल यूनिक होता है और अक्सर एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न होते हैं। चलिए पहला प्रश्न आप देख लिए होंगे, है ना। मराठा प्रशासन के अंतर्गत मराठा प्रशासन के अंतर्गत ये बलूटे 12 बलूटे और 12 अलूटे, मराठा प्रशासन के अंतर्गत 12 बलूटे और 12 अलूटे किसे कहा जाता था? तो दस्तकार और सेवक वर्ग को। दस्तकार को कहता था 12 बलूटे और सेवक वर्ग को कहता था 12 अलूटे। तो दस्तकार और सेवक वर्ग को बलूटे और अलूटे कहा जाता था। तो दोनों में समझ लें, 12 बलूटे तथा 12 अलूटे किस प्रशासन से संबंधित था? मराठा प्रशासन से। और किसे कहते थे 12 बलूटे? दस्तकार को। और 12 अलूटे सेवक वर्ग को। दस्तकार में कौन आ जाते हैं? जैसे बढ़ी हो गए, है ना, सोनार हो गए, लोहार हो गए, ये सारे दस्तकार वर्ग में आता है। सेवक वर्ग में जो सेवा करते हैं वो सेवक वर्ग हो गए। तो इसको सामान्य सा टर्म था मराठा प्रशासन में, 12 बलूटे और 12 अलूटे कहा जाता था। नेक्स्ट, शिवाजी के समय पुलिसिया क्या था? शिवाजी के समय एक टर्म मिलता है पुलिसिया। पुलिसिया का था तांबे के सिक्के को, है ना। पुलिसिया मतलब बहुत लोग क्या करेंगे, पुलिस या प्रशासन से जोड़ लेंगे, नहीं। पुलिसिया तांबा का सिक्का चलता था शिवाजी के काल में, उसी को पुलिसिया कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पुरोहित गंगा भट्ट। शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला जो पुरोहित था गंगा भट्ट, कहाँ का निवासी था? बनारस का। शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पुरोहित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? बनारस का। नेक्स्ट, मराठा और राजपूतों के बीच संबंध खराब हुए। मराठा और राजपूतों के बीच संबंध कब खराब हुए? बालाजी बाजीराव के समय। बालाजी बाजीराव के समय मराठा और राजपूतों के बीच संबंध कब खराब हो गए? बालाजी बाजीराव जब पेशवा थे, इसी समय से मराठा और राजपूतों के बीच संबंध खराब होने स्टार्ट हो गए। अगला प्रश्न है, मुगलों और मराठों के मध्य संघर्ष कब हुआ? मुगलों और मराठों के मध्य संघर्ष का कह सकते हैं आरंभिक चरण जो था वो शाहजहां के काल में हुआ था, बाद में चरम हो गया औरंगजेब के समय। शाहजहां के समय इसका संघर्ष स्टार्ट हुआ और औरंगजेब के समय बहुत ज़्यादा पीक पर चला गया संघर्ष। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा जो थे वो थे बाजीराव प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता था? शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च जो होते थे वो होते थे पेशवा। अष्टप्रधान का जो हेड होते थे, इसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, वो पेशवा होते थे। नेक्स्ट, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, कब कब लूटा? 1664 ईस्वी और 1670 ईस्वी में। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार, 1664 और 1670 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलों के साथ शिवाजी की प्रथम मुठभेड़, मुगलों के साथ शिवाजी की प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई, और किस कारण हुई थी? शिवाजी और मुगलों के बीच प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी को किस कारण हुई? शिवाजी द्वारा अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण करने के कारण। शिवाजी द्वारा अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण करने के कारण शिवाजी और मुगलों की पहली लड़ाई कब हुई? 1657 में। इसके पहले शिवाजी से मुगलों की भिड़ंत नहीं हुई थी, लेकिन शिवाजी ने जब अहमदनगर जुन्नार पर आक्रमण किया, जो कि इसके आपका मुगलों का एक तरह का आश्रयदाता राज्य था, मुगलों का आधिपत्य था इन राज्यों पे, डायरेक्ट रूल नहीं करते लेकिन आधिपत्य था, तो इसीलिए उनका मुगलों से भिड़ंत हुआ फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, शाहजी भोसले ने अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना किस स्थान पर की? शाहजी भोसले जो शिवाजी के कौन थे? पिता थे, शिवाजी के पिताजी थे ये। तो इन्होंने अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी, वो किस स्थान पर की थी? बंगलोर में। बंगलोर में अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। दक्कन में बारगिरदार कौन थे? दक्कन का जो एरिया था, है ना, दक्कन का जो एरिया है वहाँ बारगिरदार कौन होते थे? बारगिरदार एक टर्म मिलता है ये मराठों के टर्म के लिए।
तो वहाँ पर भाड़े पर युद्ध करने वाले मराठा सैनिक कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे, जब युद्ध होता था तो भाड़े पर आते थे और फिर युद्ध करके चले जाते थे। वो वहाँ पे उनके परमानेंट सैनिक नहीं हुआ करते थे, भाड़ा पर। जैसे 4 दिन लड़ा, 4 दिन का उसका जो पेमेंट हुआ, आप पेमेंट कर दिए, वो चला जाएगा। फिर वो अपना हथियार लेके, अपना घोड़ा लेके, घुड़सवार लेके रेडी रहता है। फिर अगर आपका कोई ज़रूरत हो उसको बुलाइए, फिर वो काम करके चला जाएगा। तो युद्ध करके आपके लिए चला जाएगा। तो ये बारगिरदार होते थे, भाड़े पर युद्ध करने वाले मराठा सैनिक को बारगिरदार कहते थे। नेक्स्ट है, किस दक्कन राज्य में मराठे महत्वपूर्ण सैनिक एवं प्रशासनिक पदों पर नहीं थे? जो मराठे थे वो प्रशासनिक पदों पर नहीं थे, सैनिक और प्रशासनिक पदों पर नहीं थे। दक्कन के कौन से राज्य? तो वो बीजापुर में बहुत ज़्यादा थे, और ये बीजापुर और अहमदनगर में, लेकिन गोलकुंडा में नहीं थे ना। बीजापुर और अहमदनगर दक्कन के जो राज्य हैं, यहाँ पर मराठे जो थे बहुत सारे पदों पर कार्य करते थे, लेकिन गोलकुंडा में उनकी कह सकते कोई भी भूमिका नहीं रही है। गोलकुंडा हो जाएगा आंसर। अगला है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद किस मराठा मंत्री ने मुगलों के सामने समर्पण कर दिया? 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद किस मराठा मंत्री ने मुगलों के सामने क्या हुआ? समर्पण कर दिया। समर्पण कर दिया रामचंद्र पंत ने। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद किस मराठा मंत्री ने मुगलों के सामने समर्पण कर दिया? तो रामचंद्र पंत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभाजी की मृत्यु या शंभूजी, दोनों एक ही है। संभाजी की मृत्यु के बाद मुगलों को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला मराठा नायक कौन था? संभाजी की मृत्यु हो गई तो एक मराठा सेनापति था जिन्होंने ज़्यादा मुगलों को हानि पहुंचाया। अक्सर संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा सेना नायक बने थे और जिन्होंने कसर मुगलों को काफ़ी क्षति पहुंचाया था। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है इसके लेखक है जैनक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हो गए? जैनक। अगला है, नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। जो नागर कहाँ मिलती है? आपका उत्तर भारत में, ये होता है उत्तर में, नागर है आपका उत्तर भारत में। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा टाइपिंग दिख नहीं रहा होगा ना। तो 3 शैलियाँ हैं मंदिर की, ये हो गया नागर उत्तर, और द्रविड़ हो गया आपका दक्षिण। द्रविड़ कहाँ मिलता है? दक्षिण में मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। और बेसर हमारा मध्य में, मध्य में, ये भी याद रखिएगा कि मध्य भारत में हमारा वेसर शैली मिलता है। मंदिर निर्माण की ये 3 शैलियाँ हैं। उत्तर भारत में जो शैली पाई है उसको कहते हैं नागर शैली। जो दक्षिण भारत में मिलती है उसको बोलते हैं बेसर द्रविड़ शैली, और जो मध्य भारत में मिलती है उसको कहते हैं बेसर शैली। ये तीनों मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में। अगला है, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? खगोल संबंधी अवलोकन कर सके इसके लिए जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का एक समूह बनाया था। किसने बनाया था? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने। आगे बढ़ते हैं। हवा महल, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित दीनपना, दिल्ली स्थित दीनपना नामक भवन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? हुमायूं ने। दिल्ली स्थित दीनपना, दिल्ली स्थित दीनपना नामक भवन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो जयसिंह द्वितीय ने बनवाई है। जो अभी आपका दिल्ली का जंतर मंतर है वो एक क्या है? खगोलीय वेधशाला। इसके निर्माण कराया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, मतलब विशिष्ट उदाहरण है, कहाँ है? गोविंद महल दतिया में है। गोविंद महल कहाँ है? दतिया। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं वो है
भास्कर, भास्कराचार्य भी कहीं मिलेगा। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कौन है? भास्कर या भास्कराचार्य। नेक्स्ट, कौन सबसे प्राचीन वाद्य है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो भारत का है वो है वीणा, सबसे प्राचीन। नेक्स्ट, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? अंकोर वाट। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण, अंकोर वाट। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की? किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की? वो था GIF, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी ने भारत में पहली बार रेल सेवा प्रारंभ की। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? हैदराबाद का निजाम। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रस्ताव सभी राज्यों को दिया और एक तरह से अपने चंगुल में फंसाया, तो सबसे पहले इसमें फंसने वाले कौन थे? हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल है ना, और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम नहीं हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपको प्रथम की जगह अंतिम। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय क्योंकि देखिए 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया, और जो गवर्नर जनरल का पद था, और उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? 1858 में गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके उसके जगह वायसराय के पद को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल का पद को समाप्त किया गया, यानी अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? अंतिम गवर्नर जनरल, तो वही लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल हो गए, और फिर इन्हीं को वायसराय बना दिया गया, यानी पहला वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग। तो प्रश्न को ऐसे पढ़ें, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी, श्रीरंगपट्टम की संधि। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था भारतीय सामंतवाद का विनाश। जी हाँ, ब्रिटिश उपनिवेशियों का जब यहाँ पर शासन हुआ, ऐसा नहीं कि भारतीय सामंतवाद का विनाश हो गया, नहीं हो पाया, वो बना ही रहा। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने? गुरु नानक जो पहले उनके सिख गुरु थे, उनकी जीवनी लिखी थी गुरु अंगदेव ने। गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, गुरु अंगदेव। नेक्स्ट, सिखों के सैन्य संप्रदाय जो थे खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय, खालसा पंथ क्या था? सैन्य संप्रदाय। इसका प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था 1757 में, जहां पर सिराजुद्दौला की हार हुई और क्लाइव की जीत हुई थी। तो 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। सुगोली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुआ? सुगोली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगोली की संधि 1816 में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टम में हुई थी। युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से लड़ते हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में शहीद हो गए। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में, है ना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में ये शहीद हो गए। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टम में।
1799 में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? बहुत सारे राज्य थे, जैसे झांसी, नागपुर, सतारा, इसमें से प्रमुख थे। स्टार्टिंग में इन्हें हड़पा था। हड़प नीति किनकी नीति थी? लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी और इन्होंने भारत के बहुत सारे राज्य को इस नीति के तहत हड़पा, जिसमें प्रमुख है झांसी, नागपुर, सतारा। नेक्स्ट, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब। अवध के नवाब जो थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन या चूड़ामणि ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने किया? चूड़ामन, या उसी को चूड़ामणि बोलते हैं। उसने ग्रामीण जो जाट थे उसे सैनिक रूप में संगठित कर दिया, चूड़ामन या चूड़ामणि ने। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आप भी हम लोग प्रिपरेशन करें जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की। तो जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लासेस एवरी मॉर्निंग आपको मिल जाती है। और अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको एक क्लासेस झारखंड की मिल जाती है। इसके बाद झारखंड की क्लासेस जो कि आपका पेपर 2 होगा। तो आप अगर चाहते हैं साथियों कि पूरे कंप्लीट जेपीएससी पीटी सिलेबस को कंप्लीट प्रिपरेशन करें और पीटी में अच्छा स्कोर करें, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। बस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि एवरी मॉर्निंग जब क्लासेस की वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।